दोस्तों सोचो, एक रात जब सब सो रहे होते हैं और अचानक एक के बाद एक बच्चे अपने घरों से बाहर निकलकर अंधेरे में दौड़ने लगते हैं। ना उनके पेरेंट्स समझ पाते हैं ना पुलिस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन सब बच्चों को जैसे एक ही फोर्स कंट्रोल कर रही हो। इसी इंसिडेंट के साथ शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें शामिल है एक टीचर जिसे सब ब्लेम करते हैं, एक बाप जो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और एक छोटा लड़का जो इस राज की सबसे बड़ी चाबी बन जाता है। ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, बल्कि एक जर्नी है जहां हर कैरेक्टर अपने दर्द, अपने गिल्ट और अपने फियर से लड़ता है। और इसी ब्रेकडाउन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा 2025 की न्यू मूवी वेपन्स की टेरिफाइंग कहानी को। तो तैयार हो जाओ एक और डार्क और सस्पेंसफुल सफर के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मिस्ट्री और हॉरर एक्सप्लेन वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया ब्रेकडाउन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इन। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची की आवाज के साथ। वो हमें अपने शहर मेब्रोक में हुई एक ऐसी अजीब घटना के बारे में बताती है जो आज से ठीक 2 साल पहले हुई थी। वो बताती है कि एक मामूली सी वेडनेसडे की सुबह जब आधी रात बीत चुकी थी और घड़ी में टाइम था ठीक 2:17, तब उनकी टीचर मिस जस्टिन की सेकंड क्लास के 17 बच्चे सभी अपने अपने घरों से बाहर निकले और फिर अपने हाथों को आगे की तरफ अजीब तरह से फैलाए हुए वो अंधेरे में दौड़ते हुए कहीं गायब हो जाते हैं। उस क्लास में सिर्फ एक लड़का ही ऐसा था जो गायब नहीं हुआ था और उसका नाम था एलेक्स। किसी को नहीं पता होता कि वो सब बच्चे कहाँ गए या ऐसी क्या वजह थी कि उन सब ने एक साथ अपने घरों को छोड़ दिया। पुलिस के पास सिर्फ इसका एक ही क्लू था, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें उन बच्चों के भागने का एग्जैक्ट टाइम रिकॉर्ड हो गया था। पुलिस ने एलेक्स से पूछताछ की पर उसको कुछ नहीं पता था। उन्होंने क्लास टीचर जस्टिन से भी सवाल जवाब किए, लेकिन उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। इस हादसे के बाद स्कूल को 1 महीने तक बंद कर दिया जाता है। जब स्कूल दोबारा खुलता है तो एक मीटिंग रखी जाती है जहां गुस्से में भरे पेरेंट्स सीधे जस्टिन पर इल्जाम लगा देते हैं। उनका कहना था कि इसमें जरूर जस्टिन का ही हाथ है, आखिर सिर्फ उसी की क्लास के बच्चे क्यों गायब हुए। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि गुस्से में पागल हो रहे पेरेंट्स से जस्टिन को बचाने के लिए प्रिंसिपल मार्कस मजबूरन उसे जॉब से निकाल देते हैं। दिल टूटा हुआ और बेरोजगार जस्टिन अपने गम को भुलाने के लिए लिक्कर खरीदती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी परेशानियां कम होने की जगह और बढ़ जाती हैं। उसे अजीबोगरीब फोन कॉल्स आने लगते हैं। घर पर जब वो ड्रिंक कर रही होती है उसे अपने दरवाजे के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो चेक करने जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता, उल्टा उसकी कार पर किसी ने स्प्रे पेंट से विच लिख दिया था। ये देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। अगले दिन वो प्रिंसिपल मार्कस से मिन्नतें करती हैं कि उसे वापस जॉब पर रख लें, लेकिन मार्कस साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि पेरेंट्स अभी भी बहुत गुस्से में हैं। इसके बाद जस्टिन एलेक्स के बारे में पूछती है कि क्या वो उससे बात कर सकती है, तो मार्कस इसके लिए भी मना कर देते हैं। उनका कहना था कि पुलिस पहले से ही उस बच्चे से काफी पूछताछ कर चुकी है और वो उसे और परेशान नहीं करना चाहते। हर तरफ से फ्रस्ट्रेट होकर जस्टिन अपनी कार पर हुई हरकत की पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवाती है और वहीं पर उसकी नजर अपने फ्रेंड पॉल पर पड़ती है। रात को वो दोनों एक बार में मिलते हैं जहां जस्टिन ने उसे बुलाया था। वो उस सब से इतना परेशान हो चुकी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यहाँ हमें पता चलता है कि पॉल उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। हालांकि वो अब शादीशुदा था, फिर भी उस रात दोनों एक साथ ही सोते हैं। सुबह होते ही जस्टिन उसे उसकी कार तक ड्रॉप करती है। इसके बाद अचानक वो एलेक्स को फॉलो करना शुरू कर देती है। वो उससे बात करने के लिए बेचैन थी। वो एलेक्स के घर की बेल बजाती है पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। खिड़कियां पर्दों से ढकी हुई थी और एक छोटी सी जगह से जब वो अंदर झांकती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखती है कि अंदर घना अंधेरा था और एलेक्स के पेरेंट्स सोफे पर एकदम स्टैचू की तरह बिना हिले डुले एक ट्रांस स्टेट में बैठे थे। डर के मारे जस्टिन फौरन मार्कस को कॉल करती है और कहती है कि एलेक्स के घर में कुछ तो बहुत गलत है और उन्हें वहां जाकर चेक करना चाहिए। लेकिन मार्कस उल्टा उस पर ही चिल्लाते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि वो एलेक्स से दूर रहे।
बाद में एक सुपरमार्केट में पॉल की वाइफ डोना सबके सामने जस्टिन पर हमला कर देती है। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि जस्टिन ने उसके हस्बैंड के साथ रात गुजारी थी। उस रात परेशान होकर जस्टिन वापस स्कूल जाती है। वहां अपनी पुरानी क्लासरूम के अंदर उसे वो सारे गायब हुए बच्चे दिखाई देते हैं। उनमें से एक ने क्लाउन जैसा फेस पेंट किया हुआ था, पर यह सब एक बुरा सपना निकलता है। इसके बाद उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एक पल के लिए लगता है कि जैसे एक बूढ़ी औरत उसकी सीलिंग से चिपकी हुई है, लेकिन वो बस उसका एक वहम, एक हेलुसिनेशन था। अगले दिन जस्टिन आखिरकार एलेक्स को बीच सड़क पर रोक ही लेती है। जब वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो एलेक्स बस इतना ही कहता है कि मैं ठीक हूँ। और फिर एलेक्स अचानक से जस्टिन पर चिल्लाने लग जाता है कि वो उसका पीछा करना बंद कर दे, और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन जस्टिन हार नहीं मानती। वो वापस उसके घर जाती है और बार बार दरवाजा खटखटाती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो बाहर अपनी कार पार्क करके इंतजार करने का फैसला करती है। रात होते ही उसे नींद आ जाती है और तभी एक बहुत ही अजीब चीज होती है। एलेक्स की माँ अचानक से घर से बाहर निकलती है। वो बड़े ही अजीब और डरावने तरीके से चलती हुई जस्टिन की तरफ आती है और छुपके से उसके बालों का एक छोटा सा हिस्सा काट लेती है। और यहाँ से दोस्तों कहानी एकदम पलट जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है आर्चर पर, जो गायब हुए बच्चों में से एक मैथ्यू के पिता हैं। यहाँ से पूरी कहानी हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाएगी। अपने बेटे के गायब होने से आर्चर पूरी तरह टूट चुका था। वो दिन रात बार बार बस उसी रात की सीसीटीवी फुटेज देखता रहता था जब उसका बेटा मैथ्यू घर से भागा था। वो पुलिस चीफ से सवाल करता है, पूछता है कि उन्होंने जस्टिन से ठीक से पूछताछ क्यों नहीं की और वो अभी तक आजाद क्यों घूम रही है। इस पर चीफ जवाब देता है कि सारे बच्चे अपनी मर्जी से गए थे, उन्हें किसी ने फोर्स नहीं किया था। और अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। ये आर्चर ही था जिसने पेरेंट्स मीटिंग में जस्टिन पर सबसे पहले शक जाहिर किया था, और उसकी कार पर विच लिखने वाला भी आर्चर ही था। एक रात आर्चर को एक बहुत ही अजीब सपना आता है। सपने में उसका बेटा मैथ्यू घर वापस आ जाता है, लेकिन अगले ही पल मैथ्यू का शरीर एक डरावनी बूढ़ी औरत में बदल जाता है और आर्चर डर के मारे उठ जाता है। अगले दिन वो एक मैप पर उस डायरेक्शन को ट्रेस करता है जहां उसका बेटा भागा था और एक सीधी लाइन खींचता है। फिर वो एक दूसरे गायब हुए बच्चे के घर जाता है और उसकी माँ से उनकी सीसीटीवी फुटेज देखने की इजाजत मांगता है। वो मना कर देती है, तो आर्चर बच्चे के पिता के आने का इंतजार करता है और उनसे पूछता है। इस बार उसे फुटेज देखने की परमिशन मिल जाती है। आर्चर बड़े ध्यान से नोट करता है कि वो बच्चे किस डायरेक्शन में गए थे और फिर मैप पर एक और लाइन खींचता है, और जहां पर मैप में वो दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही थी, आर्चर को पूरा यकीन हो जाता है कि सारे बच्चे वहीं गए हैं। उस जगह के लिए निकलते वक्त रास्ते में उसे एक गैस स्टेशन पर जस्टिन दिखाई देती है। वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। जस्टिन जानती थी कि वो क्यों आया है, इसलिए वो कहती है कि वो समझ सकती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों आगे बात कर पाते, प्रिंसिपल मार्कस दौड़ते हुए उनकी तरफ आते हैं और फिर अचानक मार्कस जस्टिन को हर्ट करने लगते हैं। आर्चर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस, जिनके ऊपर काफी लाल निशान लगे हुए थे, आर्चर का गला पकड़ लेते हैं। इसके बाद कहानी का फोकस शिफ्ट होता है पॉल पर, और यहाँ से हमें मूवी पॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाएगी। पॉल की वाइफ डोना एक ट्रिप पर जा रही थी। जाते जाते वो उसे कहती है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगी और वो अपने पिता को आने वाले फैमिली डिनर के बारे में बता दे। और यहाँ पता चलता है कि डोना के पिता और कोई नहीं बल्कि पॉल के बॉस यानी पुलिस चीफ हैं। अपनी वाइफ का मैसेज देने के बाद पॉल काम के लिए निकल जाता है। तभी उसे जस्टिन कांटेक्ट करती है। शहर में घूमते हुए पॉल की नजर एक नशा करने वाले लड़के जेम्स पर पड़ती है, जो एक जगह घुसने की कोशिश कर रहा था। पॉल अपनी कार में उसका पीछा करता है और थोड़ी देर बाद उसे पकड़ लेता है। जब पॉल उसकी तलाशी ले रहा होता है तो जेम्स की पॉकेट से एक सुई पॉल के हाथ में चुभ जाती है। गुस्से में आकर पॉल जेम्स के चेहरे पर जोर से हाथ उठा देता है।
बाद में वो अपने हाथ के घाव पर दवाई लगाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने जेम्स को जो मारा था वो सब उसकी कार के डैशबोर्ड कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। पॉल जेम्स को उठाता है और कहता है कि वो उसे जाने देगा, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि वो इस इलाके में दोबारा कभी ना दिखे। इसके बाद पॉल अपने चीफ को पूरी घटना के बारे में सच सच बता देता है। चीफ उसे कहते हैं कि चिंता ना करे, जब तक जेम्स खुद आकर कंप्लेंट नहीं करता तब तक कुछ नहीं होगा। और वैसे भी 1 महीने के अंदर कैमरा की फुटेज अपने आप ओवरराइट हो जाती है। ठीक उसी वक्त पॉल को जस्टिन का मैसेज आता है और अपना स्ट्रेस कम करने के लिए वो उससे मिलने चला जाता है। अगली सुबह जब वो घर लौटता है तो डोना पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही वो सीधा पूछती है कि वो कहाँ था और डोना समझ जाती है कि पॉल ने उसे धोखा दिया है। उसी दिन बाद में पुलिस स्टेशन में डोना के पिता यानी चीफ पॉल को बड़ी नफरत भरी और निराश नजरों से देखते हैं। इसके बाद स्टेशन के बाहर पॉल को एक बार फिर जेम्स दिख जाता है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब यहाँ से कहानी का पर्सपेक्टिव एक बार फिर बदलता है और हमें मूवी अब जेम्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। जेम्स सड़क पर खड़ी कार्स के दरवाजे चेक कर रहा था, इस उम्मीद में कि कोई कार खुली मिल जाए और वो चोरी कर सके। वो कुछ सामान चुराने में कामयाब हो जाता है और उसे बेचने की कोशिश करता है, पर कोई उसे नहीं खरीदता। बाद में वो एक घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पॉल उसे पकड़ लेता है और उसके साथ काफी बुरा सलूक करता है। जेम्स वहाँ से भाग जाता है और सड़क पर चलते चलते वो एलेक्स के घर के पास पहुँच जाता है। घर के बाहर कचरा बिखरा हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था जैसे वहां कोई नहीं रहता। वो एक खिड़की से अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। एलेक्स के पेरेंट्स अंदर एकदम सुन जैसे किसी ट्रांस स्टेट में बैठे हुए थे। इसका फायदा उठाकर जेम्स किचन के बर्तन चुराने लगता है। जब वो बेसमेंट में पहुंचता है तो वहां जो वो देखता है उससे डर के मारे उसके पैर जमीन में जम जाते हैं। क्लास के वही 17 गायब हुए बच्चे वहां शांत खड़े थे। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, एलेक्स के पेरेंट्स अचानक अपने ट्रांस से जाग जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। बुरी तरह डरकर जेम्स उस घर से बाहर भाग जाता है। बाद में जब वो चुराए हुए चम्मच बेचने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिस पर लिखा था कि गायब हुए बच्चे की जानकारी देने वाले को $50,000 का इनाम मिलेगा। ये देखकर वो एक्साइट हो जाता है और पुलिस को कॉल करता है, लेकिन पुलिस उस पर विश्वास नहीं करती। वो उसे कहते हैं कि अगर उसके पास कोई जानकारी है तो वो स्टेशन आ जाए। लेकिन इससे पहले कि वो स्टेशन पहुंच पाता, पॉल उसे फिर से देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। जेम्स दौड़ते हुए घने जंगल में घुस जाता है। वहां उसका सामना उसी बूढ़ी औरत से होता है जिसे दूसरे लोगों ने भी पहले देखा था। वो बहुत ही क्रीपी तरह से उसकी तरफ इशारा कर रही थी। डर के मारे जेम्स अपने टेंट के अंदर छुप जाता है, लेकिन जल्द ही कोई बाहर से उसके टेंट के पास आता है। घबराहट में जेम्स उस पर हमला कर देता है, लेकिन जब वो आदमी नीचे गिरता है तो पता चलता है कि वो पॉल था। गुस्से में आग बबूला होकर पॉल उसे नीचे दबा लेता है। जेम्स घबराहट में बोल पड़ता है कि उसे पता है कि बच्चे कहाँ हैं और वो उसे दिखा सकता है। पॉल जेम्स को अपनी कार में ढकेलता है और सीधा एलेक्स के घर ले जाता है। वो जेम्स को बाहर छोड़कर खुद अंदर जाता है। काफी देर की शांति के बाद पॉल तेजी से दौड़ता हुआ बाहर आता है। वो काफी परेशान लग रहा था और बिना एक भी शब्द कहे वो जेम्स को अपने साथ अंदर खींचकर ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मार्कस के पॉइंट ऑफ व्यू पर। जस्टिन ने उसे एलेक्स के घर के बारे में बताया था। चिंता में आकर मार्कस एलेक्स के पेरेंट्स को अपने ऑफिस में आमने सामने बात करने के लिए बुलाने का फैसला करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स की जगह एलेक्स की आंटी, जिसका नाम ग्लैडिस था, वहां आती है। वो बताती है कि एलेक्स के पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है और वो एलेक्स की देखभाल के लिए उनके साथ रह रही है। लेकिन मार्कस जिद करते हैं कि उन्हें पेरेंट्स से पर्सनली मिलना ही है। वो समझाते हैं कि एक वेलफेयर कंप्लेंट फाइल हुई है, अगर वो उनसे सीधा मिल लेंगे तो वो इस मामले को ऊपर की अथॉरिटीज तक जाने से रोक सकते हैं। ग्लैडिस पूछती है कि आखिरकार ये कंप्लेंट किसने की है। मार्कस जस्टिन का नाम अपने तक ही रखते हैं। वो बस इतना कहते हैं कि अगर वो जल्द ही एलेक्स के पेरेंट्स से नहीं मिल पाए तो उनके पास बाहर की अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। अब सीन शिफ्ट होता है मार्कस के घर
घर पर, जहां अचानक से ग्लैडीज उसके घर के बाहर आ जाती है। वो कहती है कि उसकी बस छूट गई थी, इसकी वजह से उसे पैदल चलना पड़ा और उसे बहुत प्यास लग रही है। मार्कस के हस्बैंड उसे अंदर ले आते हैं, लेकिन ग्लास मांगने की बजाय ग्लैडीज एक बाउल में पानी मांगती है। वो अपने साथ मार्कस का एक रिबन भी लाई थी जो उसने स्कूल से चुराया था। इसके बाद वो अपने हाथ पर हल्का सा कट लगाकर उस रिबन पर खून लगा देती है। फिर वो मार्कस के हस्बैंड के थोड़े से बाल काटती है और एक छोटी सी घंटी बजाती है और उनके बालों को रिबन के साथ एक टहनी से बांधकर तोड़ देती है। और जैसे ही वो ऐसा करती है, मार्कस एकदम से अपने हस्बैंड पर हमला करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उसी ट्रांस की हालत में वो उनको खत्म कर देते हैं। इसके बाद ग्लैडीज उस टहनी को पानी में डाल देती है, जिससे मार्कस रुक जाते हैं। अगले ही पल ग्लैडीज जस्टिन के बालों को एक दूसरी टहनी से बांधती है। ये करते ही मार्कस जस्टिन के खिलाफ हो जाते हैं और उसे खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, यही वो रीजन था गैस स्टेशन पर हुई उस घटना का। वो उस पर झपटते हैं, लेकिन आर्चर बीच में आकर उसे बचा लेता है। जस्टिन एक स्टोर के अंदर भाग जाती है और मार्कस उसके पीछे। जब आर्चर उसे रोकने की कोशिश करता है, तब भी मार्कस पीछा नहीं छोड़ता। जस्टिन अपनी कार में बैठकर तेजी से निकल जाती है और मार्कस उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तभी अचानक एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और उस एक्सीडेंट में वो बच नहीं पाते। इस पॉइंट पर आर्चर को एहसास होता है कि इस सब के पीछे जस्टिन नहीं है, वो भी बस एक विक्टिम है उसी की तरह। दोनों बात करते हैं और जस्टिन बताती है कि जब उसने आखिरी बार मार्कस को देखा था तब वो बिल्कुल ठीक थे। आर्चर समझ जाता है कि जिस तरह से मार्कस दौड़ रहे थे, उसे देखकर उसे याद आता है कि गायब हुए बच्चे भी बिल्कुल उसी की तरह भागे थे। फिर वो जस्टिन को अपने मैप पर बनाई हुई इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखाता है। जस्टिन उस लोकेशन को देखती है और कहती है कि एलेक्स का घर ठीक उसी एरिया में है। और अब दोस्तों, कहानी हमें उस पॉइंट पर ले जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। अब हम देखेंगे एलेक्स की कहानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी कहानी तब शुरू होती है जब सब कुछ नॉर्मल था। एक दिन एलेक्स के पिता उसे स्कूल से लेने आते हैं। वो एलेक्स को बताते हैं कि उसके माँ की आंटी ग्लैडीज कुछ दिनों के लिए उनके साथ रुकेंगी। ग्लैडीज बहुत बीमार और कमजोर थी। वो अपने साथ एक अजीब सा पौधा भी लाई थी। वो देखने में बेहद बूढ़ी लग रही थी। लेकिन अगले दिन एलेक्स के पिता उसे लेने नहीं आते। एलेक्स को अकेले ही घर चलकर जाना पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स डाइनिंग टेबल पर एकदम बुत बनकर एक ट्रांस स्टेट में बैठे हुए हैं। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि ग्लैडीज पहले से जवान दिख रही थी। एलेक्स अपने पिता पर पानी डालकर उन्हें जगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अगली सुबह भी कुछ नहीं बदलता। उसके पेरेंट्स अभी भी उसी हालत में बैठे थे। ग्लैडीज एलेक्स को धमकी देती है कि वो उसकी मौजूदगी के बारे में किसी को ना बताए। फिर उसके सामने ही वो उसके पेरेंट्स पर एक अजीब सा रिचुअल करती है। अचानक वो दोनों खुद को ही चोट पहुंचाने लगते हैं। एलेक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लैडीज रिचुअल रोककर उसे कहती है, तुम समझे ना, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो यही अंजाम होगा। बुरी तरह से डरा हुआ एलेक्स चुपचाप रहता है और स्कूल चला जाता है। उस शाम वो घर लौटता है और ग्लैडीज के कहने पर अपने हाथों से अपने पेरेंट्स को खाना खिलाता है। अगले दिन स्कूल के बाद एलेक्स उनके लिए बाहर से खाना भी खरीद कर लाता है। लेकिन फिर एक दिन ग्लैडीज फिर से कमजोर पड़ने लगती है। वो एलेक्स के पेरेंट्स की लाइफ फोर्स यानी उनकी जीने की शक्ति खींच रही थी, लेकिन अब वो काफी नहीं था। वो एलेक्स से कहती है कि अगले दिन उसे अपनी क्लास के हर एक बच्चे की कोई ना कोई चीज चुराकर उसके पास लानी होगी। उन चीजों से वो कहती है वो फिर से ठीक हो जाएगी और उसके बाद वो वादा करती है कि वो आखिरकार उनका घर छोड़कर चली जाएगी। अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए अगले दिन एलेक्स अपनी क्लास के हर बच्चे का नेम टैग चुरा लेता है। उसी दिन जस्टिन को कुछ अजीब महसूस होता है। वो उससे पूछती है, एलेक्स तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत शांत लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है? एलेक्स अपना सिर हिलाकर कहता है, नहीं। जस्टिन बड़े प्यार
प्यार से उससे कहती है अगर कोई बात हो तो तुम मुझे हमेशा बता सकते हो। लेकिन एलेक्स बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसी रात ग्लैडिस उन चीजों का इस्तेमाल करती है जो एलेक्स ने चुराई थी और अपना रिचुअल शुरू करती है। उसी रिचुअल की वजह से आधी रात में सारे बच्चे अपने घरों से खींचे चले आते हैं और उसके घर में घुसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन ग्लैडिस से डरा हुआ एलेक्स कुछ नहीं बताता। हर रोज पुलिस के उनके घर आने से पहले ग्लैडिस चुपके से बच्चों को जंगल में भेज देती थी ताकि जब पुलिस ऑफिसर्स वहां आए तो उन्हें अंदर कुछ भी अजीब ना मिले। इसी बीच एलेक्स को अपने पेरेंट्स के साथ साथ अब उन सभी बच्चों को भी अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ता था। एक दिन उसने पॉल को भी घर के अंदर एक ट्रांस जैसी हालत में खड़े देखा और जेम्स ठीक उसके पीछे था। फिर ग्लैडिस एलेक्स को अपना सामान पैक करने का ऑर्डर देती है और कहती है कि हम कल यहाँ से जा रहे हैं। उसी रात एलेक्स जस्टिन और आर्चर को अपने घर के बाहर देखता है। उनकी नजर वहाँ खड़ी एक पुलिस कार पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि ऑफिसर्स अंदर हैं। तभी अचानक पॉल घर से बाहर निकलता है और जस्टिन को अपने हाथ से पास आने का इशारा करता है। इसके बाद आर्चर और जस्टिन दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही जस्टिन फर्श पर खींची हुई एक साल्ट की लाइन को पार करती है, पॉल और जेम्स उन पर हमला कर देते हैं। ऊपर एलेक्स के पेरेंट्स के सामने भी एक नमक की लाइन खींची हुई थी। जब एलेक्स गलती से उसे पार कर जाता है तो उसके पेरेंट्स फौरन उसके पीछे भागने लगते हैं। बचने के लिए एलेक्स दौड़कर ग्लैडिस के कमरे में घुस जाता है। नीचे जस्टिन पॉल पर फायर करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। आखिर में उसे रोकने के लिए जस्टिन को उसके हेड पर फायर करना पड़ता है और आर्चर को बचाने के लिए वो जेम्स पर भी फायर कर देती है और वो दोनों खत्म हो जाते हैं। इसी बीच आर्चर अपने बेटे को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाता है, लेकिन वहां उसका सामना खुद ग्लैडिस से होता है। ऊपर एलेक्स ग्लैडिस के पौधे की एक टहनी उठाता है और बाथरूम में भाग जाता है। एलेक्स ग्लैडिस को देखकर वो रिचुअल करना सीख गया था। वो अपने ही ब्लड का इस्तेमाल करके वो रिचुअल शुरू कर देता है। नीचे आर्चर जो अब ग्लैडिस के कंट्रोल में था जस्टिन को पकड़ लेता है, लेकिन तभी एलेक्स ग्लैडिस का एक बाल टहनी पर रखता है और उसे तोड़ देता है और उसी पल सारे बच्चे ग्लैडिस के ही खिलाफ हो जाते हैं। वो भागती है, लेकिन बच्चे पूरे शहर में उसका पीछा करते हैं और आखिरकार उसकी लाइफ समाप्त कर देते हैं। उसके खत्म होते ही जेम्स उसके कंट्रोल से आजाद हो जाता है। जेम्स पर उसकी शक्ति का असर थोड़ी ही देर के लिए था, इसलिए वो वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन दूसरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। वो बस शांत खड़े रहते हैं, अभी भी उस अजीब हालत में फंसे हुए। एलेक्स के पेरेंट्स भी वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, यहाँ तक कि 2 साल बाद भी वो नॉर्मल नहीं हो पाते। 1 साल के बाद कुछ बच्चे धीरे धीरे 1 या 2 शब्द बोलना शुरू करते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों फिल्म के एंड में एक और चिलिंग चीज सामने आती है। ग्लैडिस तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके कंट्रोल का इफेक्ट एलेक्स के पेरेंट्स पे परमानेंटली छूट गया है। उनके चेहरे, उनकी आंखों से ही समझ आ जाता है कि वो लोग वापस नॉर्मल लाइफ में फुली रिकवर नहीं कर पाएंगे। मतलब उनका ट्रॉमा अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और ये चीज सिर्फ एलेक्स के पेरेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, पूरा टाउन, सारे बच्चे और एडल्ट सभी इस इंसिडेंट का वेट कैरी करते रहेंगे। बच्चे फ्री हो गए, लेकिन एक बड़ी आयरनी ये है कि उन्होंने अपनी सेफ्टी सिक्योर करने के लिए खुद ही वायलेंस कमिट किया। मतलब अपने टर्मेंटर को मारना उनकी जीत है, लेकिन एक इमोशनल स्कार भी जो उनके अंदर हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए क्लियर है दोस्तों कि ग्लैडिस का मैजिक सिर्फ एक सुपरनेचुरल स्पेल नहीं थी, उसने लोगों के माइंड्स और सोल दोनों को डैमेज किया और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट विक्टिम्स के डिसओरिएंटेड स्टेट में क्लियरली दिखाई देता है। हाँ, बच्चों के पास रिकवरी का ज्यादा चांस है, लेकिन जब हम एंडिंग में आर्चर के बेटे की आंखों में देखते हैं, एक अनईजी सवाल दिमाग में आता है, क्या आर्चर ने सच में अपने बेटे को वापस पा लिया या सिर्फ एक शैडो, एक फ्रैक्चर्ड वर्जन ऑफ हिम? ये फिल्म एक क्लियर कट मैसेज नहीं देती, बल्कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस छोड़ देती है और व्यूअर्स को अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से मीनिंग समझने देती है। आप इसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरर फिल्म की तरह भी देख सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा और गहराई में जाओ तो यहाँ बहुत सारी लेयर्स थीम्स मिल जाती हैं। सबसे पहले तो ये मूवी दिखाती है कि ट्रेजेडी के टाइम पर कम्युनिटी के लोग अलग अलग रिएक्शन देते हैं। कोई ब्लेम करता है, कोई चुप रहता है
और कोई अपना गुस्सा दूसरों पर निकालता है। जैसे जस्टिन को इनिशियली स्केपगोट बनाया गया, मतलब हॉरर के टाइम पर इंसान सबसे पहले अपना रीजन ढूंढता है और अक्सर ब्लेम उस इंसान पे जाता है जो सबसे ज्यादा वनरेबल लगता है। इस एंगल से देखा जाए तो वेपन्स एक मॉडर्न सोशल कमेंट्री भी है। हम ग्लैडिस के कैरेक्टर को ध्यान से देखें तो वो एक विच नहीं बल्कि एक मेटाफोर लगती है टॉक्सिक इन्फ्लुएंस और करप्ट कल्चर का। जैसे एक अनसीन फोर्स बच्चों को मैनिपुलेट करती है, उनको एक ऐसे वेपन में बदल देती है जो पेरेंट्स और टीचर्स के कंट्रोल से बाहर हैं। और सबसे हॉन्टिंग बात है एंडिंग का मैसेज। हाँ, बच्चे फिजिकली फ्री हो गए लेकिन इमोशनली वो अभी भी खोए हुए हैं। कुछ लंबे समय तक चुप रहे, कुछ ने अपनी आवाज दोबारा पाने में स्ट्रगल किया, मतलब ट्रॉमा उनकी लाइफ लॉन्ग साथ रहेगा। तो दोस्तों, ये थी वेपन्स मूवी की कंप्लीट कहानी। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का सबसे शॉकिंग पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डार्क और थ्रिलिंग ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और याद रखिए, कभी कभी हम खुद ही अपने सबसे बड़े वेपन्स बन जाते हैं।